हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द रिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का जो हेडिंग होता है या जो टाइटल होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपने ये वर्ड सुना होगा, रिस्टवाइल। आप इसको फॉर्मर भी बोल सकते हो या वंस भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ जो कभी हुआ करती थी या हुई थी। ठीक है, तो जे एंड के स्टेट जो है अभी तो आपकी यूटी बन चुकी है, पहले ये आपकी एक स्टेट हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जे एंड के जो कि कभी आपकी स्टेट हुआ करती थी, उसमें हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सिस्टम देखना है कि किस तरीके से इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवाए जाते थे या क्या प्रोसीजर था, वो हमने इधर जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है उसके बारे में। आगे क्या बोला जा रहा है कि इस यही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर टाइटल में समझाई ना, यही यहाँ पे भी लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर हमने देखना है कि जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंस से पहले जो कभी स्टेट हुआ करती थी उसमें इलेक्टोरल का क्या प्रोसेस था, इलेक्शंस का क्या प्रोसेस था, किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते थे, उसके बारे में हमने पढ़ना है। फिर हमने ये भी डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करनी है कि इलेक्टोरल ट्रेंड्स और इलेक्टोरल बिहेवियर, यानी कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस से शुरू होकर अभी 2019 तक का ही यहाँ पे बताया है। ठीक है, 2019 तक, क्योंकि 2019 के बाद जो स्टेट थी वो यूटी में कन्वर्ट होगी, तो अभी तो और उसका ब्रेकडाउन हो गया है स्टेट का। तो ये बोला जा रहा है कि 2019 तक जब वो स्टेट हुआ करती थी तब तब तक और कब से लेके इंडिपेंडेंस से पहले से लेके 2019 तक यहाँ पे इलेक्शंस का कैसे प्रोसीजर रहा, कौन कौन इलेक्ट हुआ, कितनी सीट्स थी, वो सारा हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना वो लाइफ लाइन है एक मॉडर्न पॉलिटिकल सोसाइटीज़ का। मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, अगर आप मॉडर्न डे डेमोक्रेसी अभी की डेमोक्रेसी को देखोगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से ही लेता है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है या ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे इलेक्शंस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इलेक्शन से ही डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब इलेक्शंस होंगे तो आपकी एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी मतलब उसने आपने खुद उस गवर्नमेंट को चूज़ किया है। तो जब आप उस गवर्नमेंट को चूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है या जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हो गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेसेस से क्या करता है, लेता है। अब क्या बोला जा रहा है, अ स्टेप टू इलेक्टोरल प्रोसेसेस इन द रिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाउंड इट्स एक्सप्रेशन इन द प्री 1947 पीरियड विद गलेंसी कमीशन रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए गलेंसी कमीशन रिकमेंडेशन क्या है। तो यहाँ पे गलेंसी जो है ना, ये एक पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था। कब? 1909 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था और उसके बाद ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की तरफ मूव ऑन हो गए थे। इनका पूरा नाम जो है वो है सर बिट्रैंड जेम्स। अब 1931 में इनको महाराजा जो थे हरि सिंह, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था जे के अंदर ताकि ये कमीशन को हेड करे। और वो कमीशन किस लिए बिठाई गई थी? क्योंकि जो स्टेट के अंदर मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे ना, या जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी या मुस्लिम सिटीजन जो थे, उनको जो भी ग्रीवियंसेस आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको इंक्वायर करने के लिए इन्होंने एक कमीशन बिठाई। ठीक है, किन्होंने? महाराजा हरि सिंह ने इनको अपॉइंट किया और उनको बोला कि भाई आप क्या करो, इनको ग्लेंसी को बोला कि आप क्या करो, एक कमीशन बिठाओ जिस कमीशन में आपको क्या करना है, मुस्लिम जो सब्जेक्ट है या मुस्लिम पॉपुलेशन जो है जे एंड के स्टेट के अंदर, उनके ग्रीवेंसेस की इंक्वायरी करिए कि उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये कमीशन बिठाई गई थी। तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो रहा आपका यहाँ पे जे एंड के स्टेट के अंदर, जो कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम पीरियड था, उस समय पे ग्लेंसी कमीशन रिकमेंडेशन जो थे वो बिठाई गई थी। मैंने आपको बता दिया वो क्या है। अब उसका मेन काम क्या था इस कमीशन का ये काम था कि जो महाराजा हरि सिंह है ना, उनको एक लेजिस्लेटिव असेंबली को अडॉप्ट करना होगा जिसमें मेंबर्स जो है वो 75 रहेंगे। ठीक है, उस समय पे लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रजा सभा के नाम से बुलाया जाता था। अब आगे क्या बोला जा रहा है, जो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव असेंबली जब अडॉप्ट की गई, उसके बाद जो पहली बार इलेक्शन हुए 1934 में जब इलेक्शन हुए, तो उसमें क्या किया गया, लिमिटेड एक्टोरल कॉम्पोनेंट विद ओनली 33 इलेक्टेड मेंबर्स। तो यानी कि उसमें क्या किया गया, 33 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट हुए थे उस समय पे, जिसमें से 21 सीट्स जो थी वो रिजर्व करके रख दी थी, किसके लिए? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए। कहने का ये मतलब है, जब पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, उसमें बोला गया कि 33 सीट्स जो है वो जे एंड के से होंगी। उस 33 में भी 21 सीट्स जो थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए या मुस्लिम सिटीजन्स के लिए रख दी गई।
उसके बाद जो 10 सीट्स थी वो हिंदूज के लिए रख दी गई, 2 सीट्स जो थी वो सिख्स के लिए रख दी गई, और 30 सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई एज स्पेशल नॉमिनेशन ऑफ महाराजा। इसमें ये था 10 जो थे वो हिंदू लोगों के लिए होंगी, मतलब हिंदू लोग 10 सीटों से खड़े होंगे और वो अपने लिए इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करवाएंगे। 2 सिखों को दे दी, 21 सीटें जो थी वो मुस्लिम्स को दे दी, लेकिन 30 सीटें जो जो थी ना वो रिजर्व करके रख दी किसने, महाराजा हरि सिंह ने, जिसमें वो क्या कर रहे थे, स्पेशल नॉमिनेशन कर रहे थे। मतलब उसमें कोई भी बंदा जो है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, बल्कि महाराजा चाहेगा वो किसी को भी क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, किसी को भी मतलब बोल सकता है कि भाई आप मेरे अंडर काम कर सकते हो। लेकिन उस 30 में भी जो 12 सीटें थी ना वो नॉमिनेशन के लिए किसके लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। यानी कि उस स्टेट के, जे एंड के स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे ना, उनके लिए क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी उस 30 में से भी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो 1934 में इलेक्शंस जो करवाए गए थे, उसमें फ्रेंचाइज जो थी ना वो विलेज और डिस्ट्रिक्ट हेडमैन्स, प्रीस्ट, मैनेजर्स ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी, टाइटल होल्डर्स, medical practitioners, pensioned officers, वेतनान bureaucrats and those who had passed middle school examination or equivalent। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एग्जांपल के दूँ, एक चीज़ मैं कंपैरिजन करके बताती हूँ। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बोलता है कि जो भी पर्सन 18 से प्लस है या 18 से अबव है, वो पर्सन वोट दे सकता है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, मतलब कोई भी, बस उसका एक ही चीज़ होनी चाहिए कि वो 18 से ऊपर होना चाहिए, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। यही चीज़ बोली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, यही राइट हमें दिया हुआ है। लेकिन उस समय पे जो इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे थे या उस इलेक्शन को वोट देने के लिए जो वोटर्स थे या इलेक्टोर्स थे, उनको ये बोला गया था वो गांव या डिस्ट्रिक्ट हेडमैन होना चाहिए, वो साधु होना चाहिए, ठीक है, पंडित होना चाहिए, उसके पास रिलीजियस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट का पूरा चिट्ठा होना चाहिए, टाइटल होल्डर्स होने चाहिए, मतलब जिनको टाइटल्स मिले होते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के या मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, पेंशन ऑफिसर होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए जिसने 10th पास करी है या उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वुमेंस को जो था वो अलो नहीं था कि वो वोट दे सकती हैं, सिर्फ उन्हीं वुमेंस को अलो था जिन्होंने ये सारी की सारी जो इस कैटेगरी में आ रही थी, ठीक है, जो टेंथ से अबव पढ़ी हुई थी, जो ये सारी की सारी कैटेगरी में फॉल कर रही थी, वही वुमेन जो थी वो वोट कर सकती थी। तो इलेक्शन जो था वो सिर्फ और सिर्फ 10% अडल्ट पॉपुलेशन को दिया गया था, कि 10% की जो अडल्ट पॉपुलेशन है और जो इस टाइटल में आ रही है, वही लोग जो है वो वोट दे सकते हैं। तो ये उस समय का क्या था, प्रोसीजर था एक वोटर को इलेक्शन मतलब वोट देने का। तो इस चीज़ से ये चीज़ को ख़त्म किया गया था बाद में। अभी आगे क्या बोला जा रहा है, पोटेंट अर्ज फॉर इलेक्टोरल प्रोसेस इन द रेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सरफेस्ड विद द रेजोल्यूशन पास बाय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ये बहुत कम लोगों को जो था वो वोट देने को मिल रहा था, तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स जो थे वो उठाए गए ताकि क्या किया जा सके, बाकी लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल सके। इसलिए एक रेजोल्यूशन जो था वो पास कर दिया गया, और वो रेजोल्यूशन किसने पास किया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कौन थी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे आपकी बीजेपी है, कांग्रेस है, उस समय पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसको हेड कौन कर रहा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। आपने उमर अब्दुल्ला के बारे में सुना होगा, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला के बारे में सुना होगा, उसी का ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको शेर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय पे ये पार्टी जो थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी जो थी, वो उन्होंने लेड करी थी, और इसको एस्टैब्लिश कब किया था, 4 जून 1932 में। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इस पार्टी को, ये पार्टी क्यों आई, इसने अपने आप को क्यों एस्टैब्लिश किया, इस पार्टी की एक डिमांड थी, और वो डिमांड ये थी कि मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, मुस्लिम जो भी ग्रीवेंसेस को फेस कर रहे हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और इस पार्टी ने डिमांड की कि वाइडर फ्रेंचाइज होना चाहिए। वाइडर फ्रेंचाइज का मतलब हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर सके, वोट दे सके, ठीक है। ये पब्लिक की डिमांड थी कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मतलब हर एक पब्लिक को, हर एक सिटीजन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज़ से, इस एजेंडा से बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्या किया, वोट देना शुरू कर दिया। और जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू होगी, इस एजेंडा के साथ उनको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू होगी, तो 4 साल के लिए ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ये जीत कर सामने आ गई, मतलब इसने गवर्नमेंट बना ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर उसके बाद क्या हुआ,
देखिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, विद दिस एजेंडा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गेन पॉपुलरिटी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने इस एजेंडा के साथ पॉपुलरिटी जो थी वो गेन कर ली। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years टर्म, मतलब जब ये जीत गई और जीतने के बाद 4 साल जीतने के बाद इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया, ये जो प्रजासभा था इसको खत्म किया 31 दिसंबर 1937 को। कहने का ये मतलब नहीं है कि इसने लेजिस्लेचर को ही पूरा खत्म कर दिया था, कहने का ये मतलब है कि जीतने के बाद ये कब, मतलब 4 साल कब इसके पूरे हुए, 31 दिसंबर 1937 में इसके 4 साल पूरे हो गए। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी was able to capture 19 seats out of 21 seats reserved for Muslim representation। और फिर उसमें क्या हुआ, जो 21 सीट्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्व करके रखी हुई थी उसमें से इसने 19 सीट्स जो थी वो क्या कर ली थी, जीत ली थी। और उसके बाद 27 मार्च को 1938 को क्या किया, 27 मार्च 1938 में क्या किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी इसने अपना नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। अब अगर इसने नाम क्यों चेंज किया, इसके पीछे भी एक कारण है। अगर ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से ही चलती तो मैक्सिमम लोग जो थे, जैसे कि जो अदर कम्युनिटी के या अदर रिलीजन को फॉलो करते थे, तो उनको ये लगता कि ये कॉन्फ्रेंस या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बनाई गई है। तो जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी, तो ऐसा अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही इसका नाम रहता तो इसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का ही सपोर्ट मिलता, दूसरी रिलीजन से या दूसरी कम्युनिटी के लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए इसने अपना नाम जो था वो चेंज कर दिया। आगे क्या बोला जा रहा है, जो एक्सेशन हुआ था रिस्टल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर 1947। अब यहाँ पे आपने ये वर्ड भी फर्स्ट टाइम सुना होगा, एक्सेशन। ये था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि पास करवाया गया था। किसने पास किया था, दो, मतलब एक आप कह सकते हो ट्रीटी टाइप का साइन हुआ था, किसके बीच में, उस समय में जो वहाँ का हेड था, या आप बोल सकते हो उस समय का जो रूलर था जो कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो, और एक उस समय के जो वहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल। और यहाँ के JNK के कौन थे, महाराजा हरि सिंह। क्या हुआ था, अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आपको पता है बहुत सारी इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत मैक्सिमम स्टेट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी। उसी में JNK भी जो था वो एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब जो जहाँ पे राजा रूल कर रहा होता था, ठीक है, प्रिंस रूल कर रहा होता था। अब इंडिपेंडेंस तो मिल गई इंडिया को, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, ठीक है। इससे पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला तो JNK जो था ना वो, मतलब उसने बोला कि मैं ना ही मैं इंडिया के साथ जाऊंगा ना ही मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। एक और चीज़, इस इंडिपेंडेंस मिलने से पहले पार्टीशन भी हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, इंडिया अलग हो गया था और पाकिस्तान अलग हो गया था। अब जैसे ही इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो गया, पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो JNK जो था ये एक प्रिंसली स्टेट था। अब JNK बोलने लगा ना, मैं तो भाई अकेला रहूंगा, ना मैं इंडिया के साथ ज्वाइन होऊंगा ना मैं पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होऊंगा। तो फिर क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था ना ये साइन करवाया गया, किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह के द्वारा। और उस समय पे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया, एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट है इंडिया के अंदर, या तो वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर ले या तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले। ये उनको ओपन चॉइस थी, उनके ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि भाई जो हिंदू राजा होंगे वो इंडिया के साथ जाएंगे और जो मुस्लिम राजा होंगे वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वैसा नहीं था। उनको प्रिंसली स्टेट्स को ये बोल दिया गया आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं इंडिया के साथ हो जाइए, या अगर आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हो जाइए, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो फिर एक एसेशन साइन कर दिया गया और वह सेशन साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में। फिर क्या किया, जो JNK के राजा थे, राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जो कभी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसने क्या किया, इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया। और मतलब इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिया 26 अक्टूबर 1947 में। और उस समय पे जो सदरी रियासत थे, जिसको आज के टाइम पे गवर्नर बोला जाता है, ठीक है, उस समय पे सदरी रियासत बोला जाता था। तो सदरी रियासत जो थे वो डॉक्टर करण सिंह थे। करण सिंह जो थे ये हरि सिंह के बेटे थे, ठीक है। तो डॉक्टर करण सिंह जो थे उस समय के हेड थे जम्मू कश्मीर स्टेट के। इन्होंने क्या किया, 1 मई 1951 को एक प्रोक्लेमेशन जो था वो इशू किया। प्रोक्लेमेशन क्या होता है, एक तरह का ये ऑर्डर होता है, ठीक है। एक आप बोल सकते हैं अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट या ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के साथ डील कर रहा होता है। तो इन्होंने क्या किया, महाराजा करण सिंह बोल सकते हैं या डॉक्टर करण सिंह बोल सकते हैं, इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जो था वो इशू किया, जिसमें इन्होंने बोला कि JNK स्टेट को रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली की ज़रूरत है।
यानी कि जे.एंड.के का अपने कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली को बुलाया गया, बिठाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली को इसलिए बिठाया गया ताकि वो जे.एंड.के जो कि रिस्टवाइल जे.एंड.के थी उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट कर सके, बना सके। जैसे आपके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के द्वारा, उसी तरह से जे.एंड.के का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट करवाया गया था कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के द्वारा। आगे क्या बोला जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी, सॉरी, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली वर फुल्ली कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब ही ये होता है कि जो पर्सन 18 प्लस से अबव होगा वो वोट देने के काबिल है, चाहे वो कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है, सिर्फ वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे वो कंडक्ट होंगे अडल्ट सफरेज के ऊपर, टोटली उसके ऊपर डिपेंड होंगे। यहाँ पे ये नहीं होगा कि जो हिंदू धर्म से है या जो मुस्लिम धर्म से है, जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास लैंड प्रॉपर्टी है, ये कुछ भी नहीं होगा। बस उसका ये होना चाहिए कि वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वोट देने के लायक होना चाहिए, और वो क्या कर देगा, वोट देने के लायक इन द सेंस कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर था। लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो इनिशियली जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली पहले बनाएगी ना, उसमें 100 मेंबर्स जो थे वो कंपोज किए गए। मतलब जो जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी इंडिपेंडेंस के बाद, जब जे.एंड.के जो था वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो गया था, ठीक है, तो तब क्या था, 100 मेंबर्स जो थे वो क्या थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के थे। लेकिन बाद में ये नंबर जो था वो इंक्रीज कर दिया गया। ये 100 नंबर कब था, जब डॉक्टर करण सिंह क्या थे, स्टेट के हेड थे या सदर रियासत बोल सकते हैं। लेकिन बाद में ये नंबर इंक्रीज करके 111 कर दिया गया। फिर एक अमेंडमेंट करवाया गया था, जम्मू कश्मीर एक्ट, एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको नाम क्या दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ऑफ 1988। ये 20th अमेंडमेंट था, ये 20th अमेंडमेंट था जो कि 1988 में किया गया। इस 1988 में जो अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव लाना, चेंज लाना। ये जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट में ये बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स होंगे वो 100 नहीं होंगे, अब 101 होगा, ठीक है। ये नंबर बढ़ा दिया गया, और ये किस एक्ट के तहत किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ऑफ 1988, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे क्या बोला गया है कि जो टोटल कांस्टेबल एंड फील्ड स्टेट जो असेंबली की थी वो क्या कर देगी, 87 कर देगी, एंड जो रेस्ट सीट्स थी वो पीओजेके के लिए कर देगी। अब क्या था, 111 सीट्स थी किसके लिए, जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया, एक जो ये नंबर था ये और डिक्रीज कर दिया गया, और ये कर दिया गया 87 कर दिया गया। अब ये जो 87 सीट्स थी ना, ये तो किसके लिए आ गई थी, जे.एंड.के लिए आ गई थी। लेकिन जो रेस्ट सीट्स थी, मतलब 111 थी, 111 में से 87 जो थी वो जे.एंड.के लिए थी। लेकिन जो बाकी की रिमेनिंग सीट्स थी ना वो पीओजे के लिए कर दी गई, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जो हिस्सा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, बाकी की सारी सीट्स उसके लिए रिजर्व करके रख दी गई। अब क्या था, उस 87 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 7 जो थी वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रख दी गई। अब देखिए पहले कितनी थी, 100 थी, 100 से 111 कर दी गई। 11 किसके तहत की गई, 1988 में एक अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत 111 सीट कर दी गई। अब इस 111 में से 87 सीट्स जो हैं वो किसके लिए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए थी। अब इस 87 में से भी जो 7 सीट्स थी ना वो एससीज के लिए रख दी गई, ठीक है, एससी कैटेगरी वालों के लिए रख दी गई। अब वो जो 7 सीटें एससी कैटेगरी वालों के लिए रखी गई हैं, वो 7 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन के लिए फॉल कर रही हैं, ठीक है, वो सिर्फ जम्मू के लिए है, कश्मीर और लद्दाख का उसमें कोई रोल नहीं है। वो 7 सीटें सिर्फ जम्मू रीजन वालों के लिए हैं। 3 जो थी वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, मेन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, उस उनके लिए रख दी गई। एक जो थी सांबा के लिए, एक कठुआ के लिए, एक उधमपुर के लिए, एक रामबन के लिए 2019 तक, क्योंकि 2019 के बाद ये जो पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा प्रोसीजर था ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया था इलेक्शंस का, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, ये आपको लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ रिस्टवाइल स्टेट ऑफ जे.एंड.के, मतलब जे.एंड.के जब स्टेट हुआ करता था उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बताई ना, वो पूरी की पूरी यहाँ पे आपको दी हुई है। ये आप एक बार खुद ना देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 बताई हुई हैं। फिर उसके बाद ये बताया है इलेक्टोरल्स डाटा समरी ऑफ रिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ईयर 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो जे.एंड.के स्टेट मतलब जब जे.एंड.के जो स्टेट हुआ करती थी उसका इलेक्टोरल्स का डाटा समरी बताया है। इलेक्टोर्स कौन होते हैं, वो लोग जो वोट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बताई ना मैंने अभी आपको बताया कि 87 है, टोटल 87 है। 7 जो है वो किसके लिए है, एससी कैटेगरी के लिए जो कि जम्मू रीजन में फॉल कर रहे हैं, और 80 जो थी वो जर्नल वालों के लिए थी, उसमें कोई भी जो है वो खड़ा हो सकता था।
मतलब ये पूरा डाटा बताया हुआ है, मेल कितने मेल्स ने वोट दिया, कितनी फीमेल्स खड़ी हुई थी, ठीक है, थर्ड जेंडर के कितने थे, ये पूरा वो है, ये भी आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। अब आता है इलेक्टोरल बिहेवियर ट्रेंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर के, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी जब मतलब शुरू हुआ था या प्री इंडिपेंडेंस से पहले जब ये स्टेट हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तब से लेके 2014 तक में जो भी इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में किस तरीके से मतलब कंडक्ट ये मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के 1951 में कंडक्ट करवाए गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने 75 सीट्स जीती थी, और 73 मतलब 75 सीट्स थी, 75 में से 73 सीट्स जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली, ठीक है, और उसके अपोज में कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद फर्स्ट असेंबली इलेक्शन जो था वो 1957 में हुआ था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था ना, 17 नवंबर 1956 में इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इफेक्ट में ये 26 जनवरी 1957 में आया था। वैसे ही बोला गया है कि जो पहला इलेक्शन जब आपका जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद 1957 में 90 क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था 1956 में, लेकिन इफेक्ट में 1957 में आया था। तो 57 में पहला असेंबली इलेक्शन हुआ नई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए बख्शी गुलाम मोहम्मद के अंडर, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि 68 सीट्स इसने जीती और 41 इसके अपोज में थे। उसके बाद 7 जो सीटें रह गई थी उसमें 5 जो थी वो प्रजा परिषद को चलेगी, एक हरिजन मंडल को चलेगी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उससे खड़ा हुआ। फिर उसके बाद 1967 के ईयर में इलेक्शंस हुए। असेंबली ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गुलाम मोहम्मद सदीक के अंदर, जो कि उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो क्या होने लगी, मर्ज हो गई थी किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, जिसको आज के टाइम पे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने दोनों ने अलायंस गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, या कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनाई है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर कितनी सीट्स जीत ली, 61 सीट्स जीत ली। फिर उसके बाद द जनसंघा, ये जो जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये प्रजा परिषद से ट्रांसफॉर्म हुई थी, इसने 3 सीटें जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस फैक्शन जो था जिसको बख्शी गुलाम मोहम्मद चला रहा था, इसने 8 सीटें जीती, और 3 जो सीट्स थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती। और उस समय पे 1967 में जो ये वोटिंग परसेंटेज रहा वो कितना था, 58.79%। उसके बाद क्या हुआ, 1972 का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन हुआ था, किसके अंडर, चीफ मेंबरशिप ऑफ सैयद मीर कासिम के अंडर जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। 1972 में किसके अंडर इलेक्शंस हुए थे, चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ सैयद मीर कासिम। अब इस समय पे रूलिंग कांग्रेस जो थी उसने 2/3 मेजोरिटी से मतलब 58 सीट्स जीत ली, ठीक है। 30 जो थी जिसमें से 30 जो थी 30 आउट ऑफ 43 इन कश्मीर एंड 20 आउट ऑफ 32 इन जम्मू। 30 मतलब 30 सीट्स, 43 में से 30 सीट्स जो थी वो कश्मीर के अंदर जीती इन्होंने, किसने, कांग्रेस ने, और 32 में से 28 सीट्स इसने कहाँ पे जीती, जम्मू में जीती। जनसंघ जो था उसने 3 सीटें जीती, एंड जमायती इस्लाम एक न्यू एंट्रेंट था, एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 5 सीटें जीती। कश्मीर पूरी की पूरी कश्मीर वैली से इसने 5 सीटें जीती, एंड रिमेनिंग सीट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत ली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इंडिया की, उसने कोई भी सीट नहीं जीती, और टोटल वोटिंग परसेंटेज जो थी असेंबली की 1972 में वो कितनी रही, 62.17%। अब 1977 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने 10 सीटें जीती, जनता पार्टी जो थी उसने 13 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने 4 सीटें जीती, जमायती इस्लाम जो थी उसने 1 सीट जीती। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय पे, ठीक है। और जितनी भी रिमेनिंग 47 सीट्स थी वो कहाँ पे चलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलेगी। और टोटल वोटिंग कितना रहा, 67.70%। इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ 1983 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने 47 सीट्स जीती, कांग्रेस ने 1 सीट जीती, 26 सीट्स जीती, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था उसने 2 सीटें जीती, और एक जो था वो जमायती इस्लाम ने जीता। टोटल वोटिंग परसेंटेज जो था वो 73.24% था, 24% था। फिर 1987 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने अलायंस बनाया कांग्रेस के साथ, ठीक है। मैंने अभी बताया अलायंस का होता है जब एक पार्टी के पास उतनी सीट्स नहीं होती, जीतने वाली मेजॉरिटी सीट्स नहीं होती, तो वो दूसरी पार्टी के साथ क्या करता है, हाथ मिला लेता है, ताकि वो मेजॉरिटी सीट्स को क्या कर सके, जीत सके, मेजॉरिटी वोट्स को जीत सके। तो फिर उसके बाद क्या है, असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने 40 सीट्स जीत ली, और टोटल परसेंटेज वोटिंग का रहा 74.88%। फिर 1996 में इलेक्शन हुआ था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने 57 सीट्स जीती,
टोटल 87 थी, 87 में से 57 सीट्स जो थी उसने जीत ली और वोटिंग परसेंटेज जो था वो 53.92% रहा। उसके बाद 2002 में असेंबली इलेक्शन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसने 20 सीट्स जीती, पीडीपी जो था उसने 16 सीट्स जीती, पैंथर पार्टी जो था उसने 4 सीट्स जीती, बीजेपी जो था उसने 1 सीट जीती और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज जो रहा वो 45% रहा। फिर 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने 28 सीट्स जीता, पीडीपी जो था उसने 21 सीट्स जीती, कांग्रेस जो था उसने 17 सीट्स जीती, बीजेपी जो था उसने 11 सीट्स जीती, पैंथर पार्टी जो था उसने 3 सीट जीती और ओवरऑल वोटिंग जो परसेंटेज रहा वो 60.5% रहा। और 2014 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें पीडीपी जो था उसने 28 सीट्स जीती थी, बीजेपी जो था उसने 25 सीट्स जीती थी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था उसने 15 सीट्स जीती, कांग्रेस जो था उसने 12 सीट्स जीती और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज वो जो रहा यहाँ पे वो था 65.52%। ये पूरा वोटिंग परसेंटेज बताया है 1967 से लेके 2014 असेंबली इलेक्शन तक। ओके, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपने ऊपर देखा जो इलेक्टोरल प्रोसेस रहा जम्मू एंड कश्मीर में वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस से लेके कोलिशन पॉलिटिक्स तक रहा। मतलब एक पार्टी जो जीत रही थी, ठीक है, बाद में आते आते जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वो एक सिंगल पार्टी भी इतना वोट नहीं ले पा रही थी कि वो मेजोरिटी वोट्स लेके गवर्नमेंट बना सकती। फिर उसने क्या किया, कोलिशन पॉलिटिक्स बनाया, यानी कि दूसरी पार्टी के साथ हाथ ज्वाइन किया और क्या किया, गवर्नमेंट बनाई। तो इसने क्या किया, इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी, पॉलिटिकल डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की, वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा था और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो था वो स्टिल अभी तक अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ पे आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस की बुक कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ ना समझ आया हो तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपके लिए, अब आप मुझे ये बताएंगे, ये आपका होम टास्क रहेगा। अभी जो इलेक्शन हुआ या देख हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है, 2014 के बाद कोई इलेक्शन हुआ, अगर हुआ है तो मुझे बताएंगे आप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं बता दूं पहले कितनी अभी सीट्स हैं यहाँ पे, 111 थी ना, जिसमें से 87 जो है वो क्या है, मतलब JNK को दे दी गई थी। लेकिन अब जो जैसे आपकी यूनियन टेरिटरी बनी तो अब आप मुझे बताएंगे लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो है भी है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास अब टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, ये आपका होम टास्क है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।